नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुक करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां ग्वालटोली थाना क्षेत्र में लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में आरोपी शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा मीडिया के सामने आए। उनका कहना है कि कार में तकनीकी खराबी थी और ड्राइवर सीट पर उनका कर्मचारी था, शिवम नहीं। वहीं पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने जांच में पुष्टि की कि कार शुभम चला आ रहा था। वहीं के मिश्रा ने पुलिस पर अपने बेटे को बदनाम करने का आरोप लगाया है। शिवम मिश्रा का उपचार दिल्ली में चल रहा है। पिछले 4 साल पहले के मिश्रा की बेटी द्वारा नैनीताल में कार ट्रैकिंग विवाद भी याद किया गया है। गाड़ी में उस गाड़ी में ड्राइवर और शिवम 2 लोग थे। कार चला कौन रहा था? मैं नहीं था वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम। मैं पूरी घटना बनाने को तैयार हूँ। एक तरफ पुलिस परेशान कर रही, एक तरफ आप लोग परेशान कर रहे। आप यदि बात सुनिए, अपनी बात कहिए। मैं पूरी घटना बताने को तैयार हूँ। बात कहिए। बाद में प्रश्न करिएगा तो मैंने सत्या गाड़ी लंबोगी, कुछ उसमें खराबी हो गई थी। जिस दिन घटना घटी है उसके 1 दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को ठीक किया, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद में दूसरे दिन शिवम और ड्राइवर 2 आदमी उस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए। दिन में आप बाद में प्रश्न करिए। वो उसकी गाड़ी को टेस्ट के लिए गए, सिविल लाइन्स तक ले गए। सिविल लाइन्स से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे। उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है उसके पास जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़ के शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही हाथ लगाया। गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था। पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं। भैया को झुका देख के अरे भैया मैं पूरी फोटो भी दूंगा, परेशान मत हो, आप पूरी बात शांति से सच्चाई सुनिए तो सुनिए। उसके बाद जब वहां से वो उसने देखा तो अंदर से ड्राइवर इसी तरीके से भड़बड़ाने लगा। सिक्योरिटी ने आके देखा कि दरवाजा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। उन्होंने उसको देखा कि खुल नहीं रहा, अंदर से ड्राइवर परेशान है, उसका हाथ इधर है, इधर से परेशान है। तो उन्होंने उसको ठोका, नहीं खुला, शीशा भी नहीं। तो उन्होंने गुम्बे से जिस तरीके से तोड़ के उसका शीशा खोला, तो अंदर हाथ डाल के जैसे भी दरवाजा खोला, बहुत मुश्किल से दरवाजा खुला। जैसे दरवाजा खुला तुरंत ड्राइवर भी बहुत घबरा गया था, उतर के बाहर आया और उसने उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। ड्राइवर छोटा था, नाटा था, खिसक गया। पीछे वो लोग जो हमारे सिक्योरिटी थे उनको पकड़ के बेहोश की हालत में, उसी हालत में उनको निकालने के बाद में उनको वहां से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा भी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। उस दवा बताई उन्होंने। थोड़ी देर घर पर है वो, आधा घंटा। उसके बाद वो थोड़ा सा सेंस आने के बाद फिर मैंने डॉक्टर से कहा सर इनको क्या करना है, आप आ सकते हैं। बोले उसके बाद जो है उनको आप वापस भेज दीजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से उस लोगों के साथ इनको रवाना कर दिया। दिल्ली का नंबर डॉक्टर सब मैं बता रहा हूँ, शांति से सुनिए, परेशान न होइए। फिर आपको जो लिखना लिखिए, कोई असत्य नहीं बोलूंगा, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, सब मैं। अब उसके बाद में उनको डॉक्टर के पास में हमने रवाना किया। डॉक्टर वहाँ पहुँच गए, डॉक्टर के अंदर में वो आ गया। आने के बाद में उसको डॉक्टर अभी भी जाँच कर रहे हैं। उनके पास कई कारण है, मैंने उससे बहुत बीपी कारण हो सकता है और भी कोई कारण ऐसा हो सकता है जो हो। ब्रेन की भी जांच करा रहे हैं, पूरी सिटी स्कैन भी हो रही, सारी जांचें चल रही। आज मैंने सुबह फोन किया था कि आप यहाँ आने की पोजीशन में है क्या। बोले 1 आध दिन का मुझे समय दीजिए, मैं खुद लेके उनको ले आ जाऊँ। क्योंकि मैंने एक बात कही, देखो यहाँ पर FIR हो चुकी है। तो बोले कोई नहीं, कानून का हमने कहा मैं कानून का सम्मान करता हूँ, उनको यहाँ आना पड़ेगा। अगर कानून में उनकी FIR हुई है तो उनको यहाँ पर पूरी बात बतानी पड़ेगी।
ताज शिवम गेट है सर, शिवम का क्या कहना है? बाहर एक साथ दिल्ली में बस सर, शिवम को राइट से निकाला गया, ड्राइविंग सीट की तरफ से शिवम को उठा के निकाला गया, ऐसा सर आज से 4 साल पहले भी उत्तराखंड में ऐसा हादसा हुआ था, इनके परिवार का हुआ था, वो सोशल मीडिया पर वायरल है, उस पर क्या कहेंगे आप? उसमें भी मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी अखिल मोहन गाँव आप थे हमारे साथ शिवम मिश्रा थे एडवोकेट, जिन्होंने पुरानी घटना पे भी ये बोला कि मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, जो इनका परिवार ने बताया और जिस तरीके से ड्राइवर ने कबूला है कि मैं गाड़ी चला रहा था। लेकिन जो चश्मदीद है तो सोनी त्रिपाठी खलासी लाइन के, वो ये कह रहे हैं कि शिवम ही गाड़ी चला रहे थे। ऐसे में बयान कुछ होना और मौके पे बयान पीड़ित का कुछ और देना किसी और इशारा कर देता है, साफ जाहिर हो जाता है कि समरथ को नहीं दोष को साइन। कैमरा पर्सन मैं सैनी के साथ राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज कानपुर। गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहे थे। धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र जी, पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहे थे। जैसा कि ड्राइवर ने अपना स्टेटमेंट कोर्ट में दिया है, उस आधार पे गाड़ी ड्राइवर ही चला रहा, उसने एफिडेविट दिया है कोर्ट में, अपना आधार दिया है, अपना डीएल दिया है। शिवम मिश्रा कहाँ पे है? पुलिस जांच हो रही है लेकिन वो आए नहीं। शिवम जैसे एक्सीडेंट हुआ था, सबने देखा वीडियो में कि वो कुछ अस्वस्थ और बीमार थे, उनको लोग उठा के ले गए हैं, तो यहाँ से उनको दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली में उनके जो फैमिली डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके मेडिकल वगैरह सब आ गए यहाँ पर। वायरल वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें शिवम गाड़ी चलाते दिख रहे हैं। ऐसा कोई वीडियो हमारी नॉलेज में तो नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहे थे। धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र जी, पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहे थे। जैसा कि ड्राइवर ने अपना स्टेटमेंट कोर्ट में दिया है, उस आधार पे गाड़ी ड्राइवर ही चला रहा, उसने एफिडेविट दिया है कोर्ट में, अपना आधार दिया है, अपना डीएल दिया है। शिवम मिश्रा कहाँ पे है? पुलिस जांच हो रही है लेकिन वो आए नहीं। शिवम जैसे एक्सीडेंट हुआ था, सबने देखा वीडियो में कि वो कुछ अस्वस्थ और बीमार थे, उनको लोग उठा के ले गए हैं, तो यहाँ से उनको दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली में उनके जो फैमिली डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके मेडिकल वगैरह सब आ गए यहाँ पर। वायरल वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें शिवम गाड़ी चलाते दिख रहे हैं। ऐसा कोई वीडियो हमारी नॉलेज में तो नहीं है। थैंक यू सर। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर आईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान सियासी हलकों में गर्मा गया है। हसनपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान शौकत अली ने कहा कि उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने वालों को जूते से मारने की धमकी दी जा सकती है। उन्होंने विरोधियों पर पार्टी की छवि खराब करने और बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि समर्थकों ने इसे उकसावे का जवाब बताया। प्रशासन ने अभी तक बयान पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। जैसे बी टीम का मामला चल रहा है ज्यादातर, क्या है ये पूरा मामला इसका? आप ये उनसे पूछिए क्या मामला है। ये इल्ज़ाम मान्यवर काशीराम पर भी लगाया गया था और बी टीम कोई साबित कर देगा। अब हमारे कार्यकर्ता अपना जूता लेकर के तैयार है, जो ये बात बोलेगा हमारे कार्यकर्ता जूता निकाल के मारेंगे। समाजवादी कार्यकर्ता कुछ ये कहते हैं, जिस तरीके से बिहार में जूता मारा गया, औंधे मुँह गिरे वो लोग जो लोग हमको बी टीम कहते थे, इसी तरह आप देखिए महाराष्ट्र में भी जूता मारा गया, तो वही जूता यहाँ भी मारा जाएगा 2027 में। जो हमको बी टीम कहेगा मुंह के बल वो गिरेगा। समाजवादी कार्यकर्ता कुछ ये कहते हैं कि भाजपा इनका ये कमेटी टिकट फाइनल करती है, क्या है? पार्टी के कार्यकर्ता ये बात कहते हैं, जो लोग मुरादाबाद में शराब की दुकानें चलाते हैं, बार चलाते हैं, वही लोग और उनके कार्यकर्ता ये बात कहते होंगे। दौरा हुआ नहीं, अभी दौरा स्टार्ट हो रहा है। माया पार्टी पैगाम इत्तेहाद के प्रोग्राम नुक्कड़ सभाएं चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है। जिला पंचायत इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन की तैयारी चल रही है। उसी सिलसिले में आज इस इलाके में आना हुआ है, अमरोहा के हसनपुर में। पतंग अकेली उड़ेगी या किसी का साथ लेगी? देखिए वक्त आने दीजिए, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि एक मजबूत गठबंधन थर्ड फ्रंट बने उत्तर प्रदेश में। जैसे बी टीम का मामला चल रहा है ज्यादातर, क्या है ये पूरा मामला इसका? भाई आप ये उनसे पूछिए क्या मामला है। ये इल्ज़ाम मान्यवर काशीराम पर भी लगाया गया था और बी टीम कोई साबित कर देगा। अब हमारे कार्यकर्ता अपना जूता लेकर के तैयार है, जो ये बात बोलेगा हमारे कार्यकर्ता जूता निकाल के मारेंगे। समाजवादी कार्यकर्ता कुछ ये कहते हैं, जिस तरीके से बिहार में जूता मारा गया, औंधे मुँह गिरे वो लोग जो लोग हमको बी टीम कहते थे। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अतिक्रमण हटाओ अभियान सख्ती से लागू किया गया।
एसडीएम हिमांशु उपाध्याय, सीओ पंकज त्यागी, तहसीलदार मनोज कुमार नायक और अधिशासी अधिकारी विजयपाल सिंह के नेतृत्व में संबल अड्डे से रहरा अड्डे तक सड़कों पर पुलिस बल तैनात रहा। अभियान में सड़क किनारे खड़े अवैध वाहनों और दुकानों पर कार्रवाई की गई। दर्जनों वाहनों के चालान काटे गए। वहीं अधिकारियों ने साफ कहा कि अतिक्रमण और यातायात नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान से सड़कें साफ हुई और आम लोगों को राहत मिली। जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अतिक्रमण अभियान चलाया गया और लोगों को चेतावनी दी गई कि आगे से पुनः जो है इस स्थान पर कोई भी अतिक्रमण ना करें और नियम अनुसार उन लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है। और कल और भी हम लोग जो बचा हुआ हिस्सा है शहर का उसमें अभियान चलाएंगे। जैसे नगरपालिका और कोतवाली और बिलाक तराई तक चर्चा का विषय बना हुआ है कि उल्टे पैर लौटे, क्या है मामला? वो नहीं, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। जो लोग अतिक्रमण करता थे उन्होंने स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कल तक शाम तक उनको अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। खबर मथुरा से है, जहां महावन थाना क्षेत्र के ग्राम खप्परपुर में मंगलवार को एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की। पति पत्नी मनीष और सीमा तथा उनके 3 मासूम बच्चे पंकज, प्रियांशी और हनी की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर एसएसपी श्लोक कुमार, डीएम चंद्र प्रकाश और एडीजी आगरा अनुपमा कुलश्रेष्ठ मौके पर पहुंचे। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला कि परिवार ने सुसाइड नोट और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आत्महत्या की सूचना छोड़ी थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं परिवार शांत स्वभाव का बताया गया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना खप्परपुर गांव में महावन तहसील में घटी है, जिसमें मनीष कुमार, जिनकी उम्र 35 साल है, वो उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे आज जब वो सवेरे नहीं उठे तो उनके सगे भाई ने उनके घर में आकर के दरवाजा तोड़कर वो मृत पाए गए हैं और उनकी पुलिस टीम के द्वारा जांच की जा रही है। और एक वीडियो उनके स्वयं के मोबाइल में मिला है, जिसके में उन्होंने कहा है मैं स्वयं अपनी जान दे रहा हूं और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने किसी को प्लॉट बेचा था 12 लाख रुपए का, उसका भी पैसा उनको मिल चुका है। और इसके अलावा दीवार पर भी उन्होंने हाथ से सुसाइड नोट लिखा है। इसके अलावा छोटे छोटे 2 पर्चे मिले हैं जिसमें भी सुसाइड नोट लिखा है। तो प्रथम दृष्टया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। मैं एसएसपी साहब, पूरी टीम यहाँ मौके पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस घटना पे बहुत ही दुख व्यक्त किया है और संवेदना व्यक्त की है और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो दुखी और पीड़ित परिवार है इसकी पूरी मदद की जाए और हर पहलू से जांच भी की जाए, ताकि अगर कोई और कारण रहा है तो उसकी जांच की जाए। तो हम सभी लोग लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इसके हम लोग तह तक जाएंगे। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ मैं उत्तर प्रदेश के महावन तहसील के अंतर्गत थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत खप्परपुर के पास, जहाँ पर खप्परपुर में एक परिवार में 5 लोगों की सदस्यों की मौत हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें, दंपति ने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया है। यह घटना क्षेत्र में सनसनी फैला चुकी है। आइए आपको बता देते हैं, यहाँ पर थाना महावन से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव खप्परपुर है, जहाँ पर दंपति ने गत रात्रि को अपने 3 बच्चों के साथ विषाक्त खा लिया और एक सुसाइड नोट भी दीवार पर लिख दिया। एक वीडियो भी वायरल किया है जिसमें बताया गया है कि हम अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं, इसके लिए मेरे परिवार एवं अन्य लोगों को पुलिस परेशान ना करे। जहां पर क्षेत्र में कोहराम मच गया है, उच्च अधिकारियों ने भी यहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एडीजी जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ एवं एसएसपी श्लोक कुमार, उसके साथ साथ जिला अधिकारी जनपद मथुरा भी मौजूद
रहे। जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि मैं सुदर्शन न्यूज के साथ सुनील राज। रायबरेली में एक हिंदू महिला के साथ कथित दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी मोहम्मद मुकीम ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण किया और इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला। जिहादी ने महिला को जबरन गौमांस खिलाने की कोशिश भी की। वही घटना रायबरेली के एक ओयो होटल में हुई, जहां 4 बार जबरन गर्भपात कराने का आरोप भी लगा है। वही बता दें कि कट्टरपंथी पहले से एक बच्चे का पिता है। रायबरेली पुलिस ने जिहादी को गिरफ्तार कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता को कानूनी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मामला सुदर्शन न्यूज में प्रकाशित खबर के बाद सामने आया है। ये था कि क्या कहती हमारे गांव में मुसलमान का लड़का डॉक्टरी करे। क्या नाम है उसका? मोहम्मद मुकीम, रसूलपुर का रहने वाला है। बाप का नाम मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ, उसने क्या किया? मेरे साथ 2 जगह ले गए, बलात्कार किया। फिर उसके बाद 4 तारीख को मुझे फोन किया, कह रहा था कि यहाँ चले घूमने। फिर मुझे होटल ले गया, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे मेरे साथ बलात्कार किया। कौन सा होटल ले गया था? होटल का नाम मुझे नहीं पता। किस जगह पे है? सलवन में है। सलवन में किस जगह पे? कुछ रोड मालूम है? कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम। सलवन में है? हाँ, सलवन में है। मुझे होटल का नाम नहीं मालूम, अब ये भी नहीं पता किस जगह है। मेरा मुंह बंधा था, मैंने नहीं देख पाया। और उसके बाद फिर हमने उससे बहुत मना किया। और 4 महीना का बच्चा था, वो भी गिरवा दिया, दवा खिलाया, गिरवाया, सफाई भी कराया। फिर 3 महीना था, फिर उसने सफाई करा दी और कह रहे शादी का झांसा दे के मुझे रख रहा। जब मैंने उसके मुझे घर गए तो उसकी बीवी भी मिली। कह रहे थे कि हम कह रहे थे कि क्या कहती अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे समय दो, समय के साथ फिर क्या कहती करूंगी, तुमको ले जाएंगे। तो मैंने उससे कहा था, तो कह रहा था कि ज्यादा करोगे बुला के तुमको भी मार डालेंगे और तुम्हारे माँ बाप को मार डालेंगे भी। कितने दिन से संबंध था? 2 साल से। 2 साल से? हाँ। उसने 2 साल से कितनी बार परेशान किया आपको? कहाँ कहाँ ले गया? 5-6 बार ऊंचा हाल ले गया, फिर एक बार सलवन लाया। बुधवार 4 तारीख। आपकी 4 तारीख को? हाँ, सलवन लेके आया। हाँ। उसके बाद और कहीं कोई बात नहीं? कहीं कोई बात नहीं। हमको घर ले गया, रात में 11 बजे घर छोड़ने आया। हम मरने जा रहे थे तो हमारी माँ बाप मेरे बाप ने कहा, बाहर थे मेरे बाप दिल्ली में। जब हमने फोन करके मेरी माँ ने बताया पापा से, पापा कहीं मरो ना, हम इसको कार्रवाई करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे। और काका उनके घर गए तो सब लोग मिल के, उनकी पूरी फैमिली मुझे गाँव को मांस खिलाया, कहीं इसको खा तो तुम्हारे साथ निगाह करेंगे और नहीं तो नहीं। तो क्या हुआ, तुमने खाया था? मुझे खिलाया गया था, जबरदस्ती खिलाया गया? हाँ, जबरदस्ती मुझे। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने और उसके साथ लगातार यौन संबंध बनाने का मामला प्रकाश में आया है। और पीड़िता का यह भी कहना है कि उन्होंने उसके धर्म को भी परिवर्तन करने का प्रयास किया। इस संबंध को गंभीरता से लेकर के प्रकरण को सलोन थाना की पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया 29/26 अंतर्गत धारा 69, 89, 352, 351, 3/5 जो उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 21 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत ये अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और जो है आरोपी मुकीम को है गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसके नामजद अन्य अभियुक्त जो है उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके विरुद्ध भी साक्ष्य एकत्र की कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य क्रम में ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी और शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित सिद्ध श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक बैठकें और व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। प्रातःकाल से ही
जलाभिषेक शुरू होगा और दूर दूर से आए श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करेंगे। यह मंदिर अपनी तांत्रिक विधियों और विशेष पूजा पाठ के लिए प्रसिद्ध है। 18वीं सदी में पितामह राजा जगमोहन सिंह द्वारा निर्मित इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चंद्र क्रांति दृश्य द्वारा संपन्न कराई गई थी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। यूपी की रायबरेली में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री जगनेश्वर मंदिर जो चंदापुर कोठी के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें महाशिवरात्रि के अवसर पर एक सुबह से ही जल अभिषेक होगा। मेरे साथ इसमें चंदापुर कोठी के राजा और इस मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। महाशिवरात्रि का आयोजन विगत 4 दशकों से यहाँ पर किया जा रहा है और इस वर्ष भी मध्यरात्रि से ही जलाभिषेक शिवरात्रि का चालू हो जाएगा और अगले दिन मध्याह्न से एक भव्य शोभा बारात निकलेगी जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मध्यरात्रि में वापस मंदिर परिसर में पहुँचेगी और तदुपरांत शिव पार्वती विवाह संपन्न होगा और शिव पार्वती विवाह के साथ ही साथ 2 कन्याओं का भी विवाह किया जाएगा और अगले दिन पूरे जनमानस के लिए एक नगर भोज का आयोजन 16 तारीख को यहाँ पर आयोजित होगा। बहुत प्राचीन मंदिर है, मंदिर की कुछ विशेषताएं। मंदिर 18वीं सदी के अंत में हमारे पितामह राजा जगमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया और इसके लिए वो पदयात्रा से यहाँ से अमरकंटक गए और वहाँ 5 महीने 19 दिन के प्रवास के उपरांत ये शिवलिंग वहाँ से लेकर के आए, जिसकी स्थापना तंत्रोक्त पद्धति से काशी विद्वत परिषद के विद्वान आचार्यों द्वारा कराई गई। देखिए, जैसा कि बताया है कि शिवरात्रि के अवसर पर जो मध्यरात्रि से ही जल अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा और उसके दूसरे दिन एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, रायबरेली। मेरठ मंडल के आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट आगमन पर जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह ने आयुक्त का पौधा भेंट कर स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सभी पटलों, कार्यालय व्यवस्थाओं, अभिलेख संधारण और जन सुविधा व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। आयुक्त महोदय ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में किए गए कार्यों की सराहना की और निर्देश दिए कि छोटी छोटी कमियों को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेश दिए कि कार्य प्रणाली सुव्यवस्थित, पारदर्शी और त्वरित हो। साथ ही शिकायतों के निस्तारण, वरासत मामलों और वसूली प्रक्रिया में सुधार के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह ने कहा कि सभी निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है देना आपके करवाने के बाद भी उसकी अपील की पत्रौली हो जाएगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये जब पत्रौली हो जाएगी तो चली ही जाएगी। एक क्रम से तो बता रहा है, मान का काम हो रहा है। खबर यूपी के औरैया से है, जहां 25 वर्षीय रीना ने अपनी शादी रुकवाने के लिए ऐसा फिल्मी ड्रामा रचा कि पूरा गांव हड़कंप में आ गया। बता दें कि शादी परिजन उसकी मर्जी के बिना तय कर चुके थे, लेकिन रीना खुश नहीं थी। उसने बिस्तर पर करीब 5 फीट लंबी सांप की कांचली रख दी और घर से गायब हो गई। सुबह परिजन कांचली देखकर दहशत में आ गए। खबर गांव में फैल गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीण इसे नागिन या चमत्कार समझने लगे। वहीं पुलिस ने मामले की जांच की तो सच्चाई सामने आई। रीना पहले से ही एक युवक से प्रेम करती थी। परिवार की शादी के दबाव से बचने और गांव वालों को भ्रमित करने के लिए उसने नागिन ड्रामा रचा और प्रेमी के साथ फरार हो गई। वहीं पुलिस युवती और उसके प्रेमी की तलाश में जुटी हुई है।
खबर चंदौली से है, जहां साहबगंज ब्लॉक के मसोई गांव में केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन पूरी तरह फेल नजर आ रही है। योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर फरार हो गया और संबंधित विभागीय अधिकारी मुखदर्शक बने हैं। गांव में पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन ना नियमित जल आपूर्ति शुरू हुई और ना अधूरे कार्य को पूरा कराया गया। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वही मजबूर होकर उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। सुदर्शन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने कैमरे के सामने भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों तक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सवाल यह है कि जल जीवन मिशन के नाम पर खर्च हुई धनराशि आखिर गई कहां और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी। चंदौली मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर यह मसोई गांव है। साहबगंज ब्लॉक अंतर्गत ये गांव है। कैमरामैन के दिखाएं, ये जल नल योजना जो है प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर घर जल पहुंचे और लोगों को शुद्ध जल मिले, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार की बलि बेदी पे चढ़ गया है। ग्रामीणों की शिकायत तो सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम पहुंची है। ये लोग शिकायत करते थक गए थे, लेकिन अब इनकी उम्मीद टूट चुकी थी। इन्होंने हम उससे शिकायत किया और हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जो बाउंड्री वाल है वो भी 3rd क्लास की ईंट से हुई है। ऐसे भ्रष्टाचारियों पे योगी सरकार कब कार्रवाई करेगी? ऐसे पूरे चंदौली जनपद का हाल है। मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे गांव का चिन्हित करके ऐसे ठेकेदार और अधिकारियों पे कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों के यहाँ न्याय का गुहार लगाते लगाते जनता जनार्दन थक चुकी है। अब देखना है कि खबर चलने के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है और यहाँ के अधिकारी क्या करते हैं। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला समता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। चंदौली मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर। नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम महानंद सिंह है। महानंद जी, आज सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है। मसोई गांव है, साहबगंज ब्लॉक है। गांव वालों के शिकायत पे आज हम लोग पहुँचे हैं। देख रहे हैं कि जल नल योजना जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है अधूरा पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे? अब यहाँ आप देखल ही कोनो काम नहीं भयल बा। न यहाँ नियुक्ति का पता बा और न ठेकेदार का पता बा, और काम आपके सामने बा। आप एगो को रिकॉर्डिंग कर ले। योगी सरकार जहाँ अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी ठेकेदार मिल के उनकी योजनाओं का पलीता लगा रहे हैं। आप लोग शिकायत किए हैं। कब शिकायत किए हैं? जब अधिकारी नहीं सुन रहे थे, तब आपने टीम को बुलाया है, सुदर्शन न्यूज को। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? अब कार्रवाई न हुई तो बताओ कि आप लोगों के बुलावल गल है, आगे चलल जाई। डीएम साहब कहन जायल जाई, न हो तो और आगे जायल जाई। मुख्यमंत्री साहब कहन जायल जाई, लखनऊ पहुँचल जाई। उनके यहाँ प्रधान कौन है? प्रधान तो समझ लें कि एकदम भ्रष्टाचार हो, एकदम भ्रष्टाचारी हुआ। मुरारी बिंदु देवी पति मुरारी। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। आप एकदम गांव में घूम के देखिए ना। 50। खबर ललितपुर से है, जहां जनपद मुख्यालय के घिन्नौट बाग में स्थित 5 दुर्लभ पारिजात कल्प वृक्षों में से एक अचानक गिर गया। स्थानीय और विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन और वन विभाग की लापरवाही इस दुर्लभ विरासत को बचाने में मुख्य कारण है। वहीं पूर्व जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने इसे संरक्षित स्थल बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन सिर्फ बोर्ड लगाकर इसे संरक्षित घोषित किया गया। मिट्टी से उठती दुर्गंध और पेड़ के अचानक गिरने से षड्यंत्र की भी आशंका जताई जा रही है। बाकी 4 पेड़ों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग उठ रही है। के वृक्ष हैं ये, तो ये वर्षों मतलब हम तो जब से जन्म हुआ और हमारे पिताजी के जन्म से भी पूर्व के ये वृक्ष है, हम उनको देखते आ रहे हैं।
आज कारण अज्ञात कारणों से बिल्कुल गिरा वृक्ष है, सूखा भी नहीं है कि सूखने के कारण गिर गया हो। ये जांच का विषय है और कैसे ये वृक्ष गिरा है, और बाकी जो अभी बचे हुए पुरातत्व वृक्ष हैं इनका प्रशासन से अनुरोध है कि इनका संरक्षण किया जाए। ये वृक्ष कैसे गिरा इसका जांच का विषय है, इसकी जांच कराई जाए। क्या अंदेशा है आपको, क्या शक है? अंदेशा तो पिछले वर्ष हम लोगों ने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ किया था तो कुछ लोगों को दिक्कत भी हुई थी। तो हमारा जो चाहते हैं कि ये बाकी आप देख रहे हैं कि जो बगल में है बना है ये भी सरकार नजूल की भूमि पे है और इसकी जांच भी चल रही है और शिकायत भी है इसकी। तो हमारा निवेदन है कि ऐसा नहीं कि इस पे भी कोई जगह पे कब्जा करने वालों की दृष्टि हो, तो प्रशासन से अनुरोध है कि ये बाकी के वृक्ष जो हैं इनका संरक्षण किया जाए और इसकी जांच कराई जाए कि ये वृक्ष गिरा कैसे है। कुछ दिन पहले संरक्षण की बात सामने आई थी और नाप तौल भी हो हाँ, गई जब थी। अक्षय त्रिपाठी डीएम साहब थे तब ये विषय आया था और फिर उसके बाद ये मामला शांत पड़ गया। क्या तो चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि इनका संरक्षण किया जाए और यहाँ मतलब जो गतिविधि लोगों की चलती है ये बंद कराई जाए। हो सकता है यहीं कुछ डाल दिया हो, जैसे अपने बुंदेलखंड में कद के जी पेड़ को पटकने से की जड़न में मठा डाल दूं, तो ऐसा नहीं कि कौन की जा साजिश हो जिनकी नियत है कब्जा करने की। क्या कोई बदबू है, कोई केमिकल? बदबू तो इसमें आ रही है, आप भी देख सकते हैं बदबू आ रही है। तो यानी कोई अंदेशा है? बिल्कुल अंदेशा है। बदबू जिस तरह से ये बदबू मार रहा है ये जांच का विषय है, हम किसी पे आरोप नहीं रहे। प्रशासन जांच करे, जो भी हो तो इसमें अपने संज्ञान ले। पुराने कल्प वृक्ष के वृक्ष हैं ये, तो ये वर्षों मतलब हम तो जब से जन्म हुआ और हमारे पिताजी के जन्म से भी पूर्व के ये वृक्ष है, हम उनको देख। खबर ललितपुर से है, जहां जनपद की गौना वन रेंज में कीमती खैर के पेड़ों का बड़े पैमाने पर अवैध कटान लगातार जारी है। डोगरा डिगवार बीच के कुटका जंगल और करतलिया आरक्षित वन क्षेत्र में ये कटान विशेष रूप से ध्यान खींच रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने कटान की घटनाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे मामला सार्वजनिक हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग अपनी काली करतूतें छिपाने के लिए सबूत नष्ट करने में लगा हुआ है। सूचना मिलने के बाद डीएफओ ने मामला संज्ञान में नहीं लिया और जिसके बाद क्षेत्रीय भाजपा नेताओं ने वन मंत्री को पत्र लिखकर अधिकारियों की मिलीभगत की जानकारी दी। इसके बावजूद नवागतुक विभागीय अधिकारियों ने केवल जांच कराने का आश्वासन दिया और मीडिया से जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। वहीं स्थानीय सूत्रों के अनुसार कटान के अवशेषों को जेसीबी मशीन से नष्ट करने की कवायद शुरू कर दी गई है ताकि अवैध गतिविधियों के सबूत मिटा दिए जाए। ग्रामीणों और नेताओं का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही और मिलीभगत से जंगलों और वन्य संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। संभल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नखासा थाना पुलिस ने आयकर विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर ग्रामीण से लाखों की वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहित उर्फ प्रिंस एलएलबी का छात्र खुद को आयकर विभाग अधिकारी बताकर पीड़ित शीशपाल को धमकाया और 2 करोड़ के काले धन का हवाला देकर 24 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने मौके से फर्जी आयकर नोटिस, लेटर और आईडी कार्ड बरामद किया है। वही आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने की खास अपील भी की है। क्या है पूरा मामला? कल दोपहर के समय पुलिस नखासा को सूचना मिली कि एक मोहित नामक व्यक्ति है जो इनकम टैक्स का अधिकारी बनके अख्तियारपुर गांव में शीशपाल नामक किसान के घर पे आया और उसको बताया कि आपके पास 2 करोड़ रुपए का अवैध धन है और मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर होने के नाते आपको ये नोटिस देता हूं और आप इसमें से 12% की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप जो करीबन 24 लाख रुपए हैं वो मुझे जमा कराएं। नोटिस देखने के बाद में और किसान को अपनी हालत समझने के बाद में उसको पता भी है कि वो नॉन टैक्सेबल इनकम है उसके पास। इस तरीके की सूचना पे उसने थाना नखासा को सूचना दी। तुरंत तब तक उसने अपने व्यक्ति को कन्वर्सेशन में एंगेज करके रखा। थाना नखासा की पुलिस मौके पे आई, तब उसके पास से इस व्यक्ति जिसका नाम मोहित और प्रिंस पुत्र पुरुषोत्तम, ये ठिल्लूपुरा नखासा का रहने वाला है, इसके पास इसने एक इनकम टैक्स विभाग का एक फर्जी आईडी कार्ड बना रखा था
एक कूटरचित आयकर विभाग का लेटर भी ले रखा था और एक ये कूटरचित नोटिस इसने जो शिषपाल नामक किसान है उसके बेटे के नाम पे नोटिस भी बना रखा था। पुलिस के द्वारा तुरंत उन तीनों जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है इनको कब्जे में लिया। इससे पूछताछ पे ये पता चला कि एक अन्य इसका साथी अभियुक्त है, उसके साथ मिलके उसने ये योजना रची थी और भी भविष्य में इस तरीके की कई लोगों को ठगने का इन लोगों का प्लान था। लेकिन समय पे सूचना मिलने के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसके खिलाफ 308, 338, 336, 340 और 351 BNS जो कि पहले 419, 20, 67, 71 हुआ करता था उसका अभियोग पंजीकृत कर इसको आज जेल भेजा जा रहा है। और पूर्व में भी इसने कितनी घटनाएं की है और जिस साथी के साथ मिलकर की है उसकी भी धरपकड़ जारी है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके आधार पे इनकी भविष्य में और कहाँ की क्या प्लानिंग थी उन सबका खुलासा किया जाएगा। LLB का स्टूडेंट भी है सर। हाँ, और ये क्या बरामदगी है मोहित और प्रिंस है, ये वर्तमान में LLB अमरोहा के कॉलेज से कर रहा है और इसके LLB पूरी नहीं हुई है, इसके बाद में भी जानकारी प्राप्त हुई है। सर कितने लोगों की टीम थी? थैंक यू। मथुरा से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और किसानों के हितों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश और किसानों की सुरक्षा के लिए है। अमेरिका भारत डील को लेकर उठ रहे सवालों पर भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत जी के राष्ट्रहित और सामाजिक समरसता पर दिए बयान का समर्थन दिया। मथुरा में शिवराज सिंह चौहान ने एक शादी समारोह में आशीर्वाद दिया और गिरिराज पर्वत की गोल्फ कार परिक्रमा कर भगवान के दर्शन किए। बरसों से इस पवित्र भूमि की माटी को रज को माथे पर लगाने आता रहा हूँ। राधे राधे जब बोलते हैं और कृष्ण कन्हैया का जब ध्यान करते हैं तो स्वाभाविक रूप से गिरिराज धरण आने का मन करता है। इस बार देर हो गई, लेकिन बहुत दिनों से इच्छा थी कि जाके एक बार गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करूं और इसलिए आज चूंकि संसद अभी चल रही है, समय की सीमा है, लेकिन परिक्रमा की उत्कट इच्छा ने आज फिर यहाँ खींच के लाई है और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि गिरिराज धरण पर आने का अवसर मिला। अमेरिका और हिंदुस्तान डील पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भारत के किसानों के हितों पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। ये समझौता राष्ट्र हित में सर्वोत्तम समझौता है। किसानों के हित को सर्वथा सुरक्षित किया गया है। ये समझौता उदाहरण है डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का। डिप्लोमेसी मतलब राष्ट्र प्रथम। भारत के, हमारे देश के हित सर्वथा सुरक्षित है। डेवलपमेंट मतलब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना। इससे भारत के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। और डिग्निटी का मतलब है किसानों की गरिमा का पूरा सम्मान और ध्यान रखा गया है। ये समझौता भारत के किसान, महिला और युवाओं के सपनों को नए पंख देगा, जिससे वो प्रगति और विकास की ऊंची उड़ान भर सकेंगे। विपक्ष केवल प्रलाप कर रहा है। पहले कांग्रेसियों तो बताए कि जब देश आजाद हुआ तब दुनिया की 6वीं अर्थव्यवस्था थे हम, और इनके शासनकाल में हम 11वें नंबर पर पहुंच गए। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारे लिए राष्ट्रहित प्रथम है, लेकिन उनके लिए केवल राजनीति प्रथम है। तकलीफ होती है, विदेश की धरती पर खड़े रह के वो देश को गालियां देने का काम करते हैं। भाजपा और मोदी जी का विरोध करते करते
वो देश का विरोध करने लगे हैं। लेकिन किसान भाइयों, कृषि मंत्री के नाते मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, ये समझौता किसानों के हित में, कोई भी वो चीज जो भारत के किसान हमारे यहाँ पैदा करते हैं, और ये आशंका जताई जा रही थी देश बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, किसान का क्या होगा, वो हर एक उत्पाद सुरक्षित रखा गया है। हमारा जितने प्रमुख अनाज हैं, गेहूं हो चाहे वो धान हो, सारे प्रमुख अनाज इस समझौते में पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं। वो अनाज यहाँ नहीं आ पाएंगे। न केवल अनाज बल्कि फल और सब्जियों को भी संरक्षित करने का काम किया गया है। अगर आप अनाजों की सूची देखें पूरी, तो इसमें हमारे सारे प्रमुख अनाज इस सूची में सम्मिलित है, और इसलिए अनाज उत्पादक किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनाज के साथ साथ आटा हो, आलू हो, प्याज हो, मटर हो, बीन्स हो, खीरा हो, मशरूम हो, अंगूर, नींबू, मिक्स डिब्बाबंद पदार्थ, पूरी सूची में जारी कर दूंगा। हमारे डेयरी के जितने भी उत्पाद किसान जो दूध पैदा करता है, दूध हो, दही हो, छाछ हो, मक्खन हो, दूध पाउडर हो, ये कोई वहाँ से नहीं आएगा। और हमारे जो मसाले जो हम दुनिया को निर्यात करते हैं, अमेरिका भी बहुत मसाले जाते हैं, वह 50% नहीं 0% ड्यूटी पर हम निर्यात कर पाएंगे। तो ये समझौता भारत के किसानों के पूरी तरह से हित में है, उनके पूरे हित सुरक्षित है। बल्कि किसानों को एक बड़ा बाजार, और बड़े बाजार में अमेरिका भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, 27 देश यूरोप के वो भी शामिल है, और दूसरे देश भी शामिल है, वो बड़ा बाजार मिलेगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा, हमारी आमदनी बढ़ेगी। मंत्री जी, वीर सावरकर को पुरस्कार देने की बात हो रही है, भागवत जी ने उठाया मुद्दा। सर्वथा उचित है, मिलना चाहिए। सर, महिला सांसदों ने विरोध जताया है ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात। अब इस पे होने चाहिए। मोहन भागवत जी कह रहे हैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मोहन भागवत ने कहा है 3 बच्चे होने चाहिए। मैंने आपको बताया। बच्चे आपके कितने बच्चे होने चाहिए? चित्तौड़गढ़ के कपासन रीको औद्योगिक क्षेत्र में देर रात एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि 5 से 10 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं फैक्ट्री से उठे काले धुएं और केमिकल की तीखी दुर्गंध से स्थानीय लोग बेहाल हो गए। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और भारी जाब्ता तैनात किया। वहीं जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है और नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें एक इंडस्ट्री है, केमिकल के कुछ इंटरमीडिएटरी चीज़ें बनाती है। उसमें सूचना मिली थी। सबसे पहले मेरे को एमएलए साहब का फ़ोन आया था कि यहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ ब्लास्ट सुना गया है। सुनते ही यहाँ पर एमएलए साहब भी पहुँच गए, मैं और एसपी साहब, हमारी पूरी टीम, फायर ब्रिगेड सब पहुँच गई। त्वरित रूप से आग को बुझा लिया गया है और जो फैक्ट्री के ओनर है उनसे बात करके वेरिफिकेशन करके ये चेक किया गया है कोई हताहत नहीं हुआ है। आसपास जो ब्लास्ट जो हुआ है उस ब्लास्ट से जो चीज़ें यहाँ बिखरी हैं या पास में कुछ इंडस्ट्री है उनमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन अभी तक प्राथमिक रिपोर्ट से कोई हताहत नहीं हुआ है और आग पर काबू कर लिया गया। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। धन्यवाद। नागपुर जिले के रामटेक क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बस स्टैंड निर्माण में घटिया रेती और बिजली चोरी का मामला सामने आया है। एमएसईबी रामटेक विभाग की छापामार कार्रवाई में पिछले 1 साल से चोरी की बिजली का उपयोग करते हुए निर्माण का खुलासा हुआ। बस स्टैंड इंचार्ज उमा तिवारी की भूमिका संदेह के घेरे में है। वहीं निर्माण स्थल की बिजली काट दी गई है और ठेकेदार को अपना कनेक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। नागरिकों और विभाग ने दोनों से जवाब मांगा है। प्रशासन मामले की गहनता से जांच कर रहा है।
में अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये 10 करोड़ रुपए का बस स्टैंड का कामकाज है और यहाँ पे जिस प्रकार से एस्टीमेट बना है वो एस्टीमेट के अनुसार ये काम नहीं हो रहा है। नंबर 1 विषय, ये जो काम है महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से उनका ही एक निधि है। जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में जो बस स्टैंड के इमारती खराब हुए हैं वहाँ पे नया बांधकाम का एक इमारत है। अब इसमें जो रेत कैसी होना चाहिए, भंडारा वाली रेत होना चाहिए अपने हिसाब से। यहाँ पूरी नाले की रेत यहाँ पे डाला, वहाँ पे अभी तुमने दिखाया, इसके पहले भी मैंने दिखाया कि पूरा मिट्टी मिश्रित रेती है। वहाँ पे पूरे खर्रे की पुड़िया मिलेंगी तुमको, तो वहाँ पे कोई काड़ी कचरा मिलेगा, ऐसी रेती है। यहाँ पे भी है और जहाँ पे सामने में बस खड़ी है वहाँ पे भी तुमको रेती ऐसी मिलेंगी। मैंने पूरा देखा, मैंने जो MSRTC के माध्यम से बस स्टैंड की तरफ से ST डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंजीनियर है कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट पर जो कामकाज करने वाली जो एजेंसी है उनसे मैंने बातचीत किया, तो उनका ऐसा कहना है कि भाई हम आके चेक करते। मैंने यही बोला कि अगर तुम्हारे पास में अच्छी रेती थी तो गई कहाँ। तो हमने तात्पुरता कनेक्शन दिया है, उसको बोला गया है कि आपका वो कनेक्शन ले, उसकी कार्रवाई चालू है, वो कनेक्शन ले लेगा। अभी काम चालू था, तात्पुरता कनेक्शन दिया हुआ है उसको। कंपनी का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अतीत कारोबार के लिए आया हूँ। जो रेगुलर डिपो मैनेजर है वो रिजे पे है। अभी मैं आपको माहिती लेके दे सकता हूँ उसकी, अभी फिलहाल मेरे पास आइडिया नहीं, माहिती नहीं उसकी। तो हमने तात्पुरता कनेक्शन दिया है, उसको बोला गया है कि आपका वो कनेक्शन ले, उसकी कार्रवाई चालू है। 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं के मद्देनजर लासलगांव पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर या डीजे बजाने वाले आयोजकों और मालिकों के खिलाफ सीधा मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं पुलिस निरीक्षक भास ने स्पष्ट किया है कि ये कदम विद्यार्थियों की परीक्षा में ध्यान और शांत वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा अवधि में ध्वनि प्रदूषण न करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी में विकास कार्यों को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। दिल्ली में कर्नाटक सरकार के विशेष प्रतिनिधि और विधान परिषद सदस्य प्रकाश हुक्केरी तथा चिक्कोड़ी के विधायक गणेश हुक्केरी के प्रयासों से शहर में अलग अलग परियोजनाओं के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि से सड़क, ड्रेनेज, पार्किंग, मूर्ति स्थापना और मंदिर के कार्य किए जाएंगे। वहीं प्रकाश हुक्केरी ने सोमवार को शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा। अधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। गाजियाबाद के मोदीनगर में घरेलू हिंसा का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित महिला कविता ने अपने पति आदेश कुमार और ससुराल पक्ष पर बेरहमी से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कविता का कहना है कि मारपीट के बाद उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनके लाइसेंसी हथियार अपने पास रख लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घरेलू हिंसा तथा हथियारों के दुरुपयोग के सभी पहलुओं को खंगाल रही है। मैं नाम ले लूं क्योंकि उसने फोन करके मेरे को गाली। मेरा नाम कविता है। मेरे पति ने पिछले हफ्ते SSP ऑफिस के बाहर जाके जो है हमारे खिलाफ रिपोर्ट की थी। उन्होंने मीडिया में जो बयान दिए कि हमने उनके हथियार रखे हुए हैं, लाइसेंसी हथियार रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता था लाइसेंसी हथियार है या नहीं है, उनका लाइसेंस है या नहीं है। मैं भी परसों अपने घर में उनका बॉक्स रखा हुआ है क्योंकि आर्मी से रिटायर पर्सन है वो। उनका बॉक्स देख रही थी तो उनके बॉक्स में मुझे एक जुराब मिली जिसमें कुछ बुलेट्स बंधी हुई थी। मुझे नहीं पता वो बुलेट्स किसकी थी क्योंकि उन्होंने लगभग 2.5-3 महीने पहले अपने भांजे गुड्डू चोपले का रहने वाला वो लड़का एक हथियार भी दिया था। वो क्या था मुझे नहीं पता है, राइफल थी क्या था ये तो वही जाने वो क्या था। मैंने बुलेट्स देखी, मुझे नहीं पता वो बुलेट्स किसकी थी। नेट पे डाल के देखा तो वो SLR की बुलेट्स थी। इसके लिए मैंने आर्मी बरेली जाके उनके जो सेंटर जैक्स रेजिमेंट का सेंटर है वहाँ जाके भी मैंने बात की। उन्होंने कहा आप अपनी लोकल पुलिस को कॉल करो, उनसे बोलो, उसे लेके जाएंगे और वो जो हमें रिपोर्ट देंगे हम उसके बाद कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये काम आपकी लोकल पुलिस का है। इसलिए मैंने कोशिश की कम से कम जो देश का असला है वो तो वहाँ तक पहुँचा सकूँ। वो मेरे घर का तो नहीं है क्योंकि मुझे डर है अगर मेरे पति के हाथ लगा तो वो हमें मार देंगे। मुझे मेरे बेटे को 100% वो मार देंगे, मैं जानती हूँ इस चीज़ को।
मेरे बचाव के लिए जो हो सकता है या जो देश के हित में हो सकता है मैंने वो काम किया। मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, कौन क्या करेगा, मैं नहीं जानती इस चीज़ को। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।